भूमिगत धन सुरंग। एक समय की बात है, राजपुर नामक गांव में निखिल नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही गरीब था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कई जगह नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे रखी थी। वो राजपुर गांव में अपने पिता और अपनी बहन के साथ रहा करता था। निखिल रोज सुबह घर से एक नौकरी की तलाश में निकल जाता और शाम को वापस खाली हाथ आ जाया करता था। उसे परेशान देखकर उसकी बहन ने उससे कहा, क्या हुआ निखिल, क्या तुम्हें आज भी नौकरी नहीं मिली? चिंता मत करो भाई, मैंने तुम्हारे लिए माता का व्रत रखा है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, तुम ठीक कहती हो। निखिल की बहन उसकी नौकरी के लिए बहुत तपस्या करती है और वो रोज सुबह शाम मंदिर जाती है और भगवान के व्रत भी रखती है। अपनी बहन को दिन रात तपस्या करते देख निखिल उससे कहता है, दीदी आप मेरे लिए क्यों इतना तप कर रही हैं? न जाने भगवान हमारी कब सुनेगा, कब मुझे नौकरी मिलेगी। इधर पिताजी की तबीयत खराब होती जा रही है, पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा क्यों ले रहा है। निखिल की बात सुनकर उसकी बहन उससे कहती है, चिंता मत करो भाई, माता रानी हमारी अरदास जरूर सुनेंगी। निखिल को अपनी बहन और पिता की हालत देखकर बहुत अफसोस होता है और वो अपने मन में कोई भी छोटी मोटी नौकरी करने की ठान लेता है। अगले दिन जब वो नौकरी की तलाश में शहर जाता है तो वो देखता है कि एक जगह एक सुरंग बनने का काम शुरू हो रहा था। वो जाकर वहाँ अपने सर्टिफिकेट दिखाता है। उसके सर्टिफिकेट देखकर वहाँ के मैनेजर कहते हैं, बेटा तुम्हारे सर्टिफिकेट तो सही हैं, लेकिन तुम्हारे लायक हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। हाँ, अगर मजदूरी करना चाहो तो कर लो। निखिल मैनेजर की बात मान लेता है और वो उस कंपनी में मजदूरी करने लगता है। कंपनी उसे एक जगह सुरंग खोदने के काम में लगा देती है। निखिल बड़ी मेहनत से अपना काम करना शुरू कर देता है और वो खुशी खुशी आकर घर बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है। निखिल की बात सुनकर उसकी बहन और उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं। एक दिन जब निखिल सुरंग खोदने का काम कर रहा था, तभी अचानक सुरंग खोदते हुए उसे एक आवाज सुनाई दी। निखिल ने जैसे ही आवाज वाली जगह से मिट्टी हटाई तो उसे एक बड़ा सा बक्सा दिखाई दिया। निखिल ने उस बक्से को बाहर निकाला और वो देखकर हैरान रह गया। उसके अंदर तो बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे मोती के जवाहरात थे जो कि कई सालों पुराने लग रहे थे। निखिल ने ईमानदारी दिखाते हुए वो बक्सा अपने मैनेजर को सौंप दिया। निखिल की कंपनी ने वो बक्सा सरकार को सौंप दिया। सरकार की ओर से निखिल की कंपनी को और निखिल को ईमानदारी के लिए इनाम मिला। निखिल के मैनेजर ने निखिल को इनाम देते हुए कहा, निखिल, आज तुम्हारी ईमानदारी की वजह से हमें सरकार की ओर से इनाम मिला है और उसमें से तुम्हें 10% मिला है। ये लो तुम्हारे इनाम के 50 लाख रुपए। क्या कहा सर? 50 लाख? इनाम में इतनी बड़ी राशि देखकर निखिल का खुशी का ठिकाना न रहा और उसने अपने उन पैसों से अपना एक पक्का घर बनवाया, अपने पिताजी का इलाज करवाया और अपनी बहन की एक अच्छा घर देकर शादी कर दी। और निखिल को उस कंपनी में उसकी पढ़ाई के अनुसार एक अच्छी नौकरी मिल गई और वो सुरंग उसके लिए भूमिगत धन सुरंग साबित हुई, जिसने उसका जीवन ही बदल दिया। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे, ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था। लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सर दर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे, ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूं। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना, आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर
ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा टाइम 3 बज गया है, काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। सूर्यापेट नाम के एक गांव में शंभू करके एक पेट्रोल बंक का मालिक रहता था। उस गांव में शंभू का एक ही पेट्रोल पंप था। शंभू बहुत ही ईमानदार आदमी था और वह किसी भी तरह की पेट्रोल में मिलावट नहीं करता था और बहुत ईमानदारी के साथ पेट्रोल बेचता था और सबसे यही बोलता था। उसके यहाँ मदन करके एक आदमी काम करता था। मदन एक बेईमान आदमी था। वह मशीन को टैंपर करके ग्राहकों से पैसे ज्यादा लेकर कम पेट्रोल भरता था। ऐसा ही बहुत सारा पैसा कमा लेता था। अरे ये सब बेवकूफ हैं। 1 लीटर की जगह सिर्फ 700 ml भर रहा हूं, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा है। एक दिन मदन ऐसा करते हुए शंभू देख लेता है। उसे खूब डांटता है और ऐसा करने के लिए मना करता है, लेकिन मदन सुधरता नहीं है। फिर वह ज्यादा पैसा लेकर कम पेट्रोल डालता था। इस बार शंभू उसे मारकर नौकरी से निकाल देता है और ऐसा बोलता है, मदन, तुम्हें बहुत बार समझाने पर भी तुम सुधरते नहीं हो। मेरे यहां बेईमानी चलता नहीं है। अगर अगली बार यहां पर दिखाई दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर मदन वहां से चला जाता है। वह किसी भी तरह कुछ न कुछ करके शंभू से बदला लेने की सोचता है और उसकी एक दोस्त किरण के साथ एक योजना करता है। वह अगले दिन रात को जाकर ठीक शंभू के पेट्रोल बंक के सामने ही रोड के उस तरफ एक अंडरग्राउंड सुरंग खोदता है। वह सुरंग से शंभू के पेट्रोल बंक तक आसानी से पहुंच जाता है। फिर शंभू के पेट्रोल टैंक से 2 पाइपलाइन डालता है। फिर उसके पेट्रोल पंप में सिर्फ 2 पेट्रोल पाइप बाहर दिखने की योजना करता है। अगले दिन सुबह मदन अपना वेश बदलकर एक सेठ की तरह वहां पर आता है। नमस्ते गांव वालों, मेरा नाम किशन सेठ है। मैं यहाँ एक नया पेट्रोल पंप लगाया है। मैं यहाँ आधे दाम पर ही पेट्रोल और डीजल बेचता हूँ। हाँ, लीटर सिर्फ 40 रुपए है। आइए मेरा पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाइए। ये बात सुनते ही गांव के सभी लोग मदन के झूठी पेट्रोल पंप के यहाँ लाइन लगा देते हैं। ऐसा मदन खूब पैसा कमाता है, लेकिन वहां पर शंभू का सेल्स कम हो जाता है, लेकिन उसका सारा पेट्रोल खत्म होने लगता है। अरे ये क्या, मैंने तो पेट्रोल कुछ भी नहीं बेचा है, लेकिन मेरा सारा पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? लगता है दाल में कुछ काला है। फिर उसने उसके टैंक में जाकर देखा तो 2 पाइप देखता है और वो 2 पाइप सुरंग के मार्ग से रोड के उस तरफ जाते हैं। शंभू भी रोड के उस तरफ सुरंग मार्ग से नए पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है। तभी पूरी बात समझ जाता है। वह तुरंत पुलिस को फोन करके सारी बात बता देता है। जब पुलिस आके पूछता है, क्यों रे कृष्णा सेठ, पेट्रोल कहां से ला रहे हो? पेट्रोल क्या जमीन से निकल रहा है क्या? ऐसा पूछकर पुलिस कृष्णा को जब पकड़ता है, कृष्णा की दाढ़ी और मूछें निकल जाते हैं और सब मदन को देख चौंक जाते हैं। फिर शंभू और सभी लोग
मदन की खूब पिटाई करते हैं। पुलिस मदन को ले जाके पेट्रोल चुराने की इल्जाम में जेल में डाल देती है। सीख, हमको कभी भी ईमानदारी के साथ व्यापार करना चाहिए। भूमिगत सब्जी मंडी। एक गांव में रामदीन नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वो रोज ताजी और अच्छी सब्जियां गांव की सब्जी मंडी में बेचता था। उसके साथ और कई सब्जी वाले भी मंडी में काम करते थे। अरे रामदीन भाई, तुम्हारी सब्जियां तो एकदम बिक जाती हैं, क्या बात है? ग्राहकों पे जादू किया है तुमने। अरे भैया क्या बतावें, अच्छी सब्जी बेचोगे तो क्यों नहीं बिकेगी। तुम लोग भी अपना काम ईमानदारी से करो। सभी लोगों का काम अच्छा चल रहा था। एक दिन किशनलाल नाम का एक व्यापारी उस सब्जी मंडी में आता है। अरे वाह, ये मंडी तो बहुत अच्छी है। यहाँ के दुकानदार भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये यूं खुले में क्यों सब्जियां बेचते हैं? क्यों ना मैं यहाँ पे एक मॉल बना दूं, ताकि वो वहाँ पे आके मेरी दुकानें किराए पे लें और वहाँ सब्जियां बेचें। किशनलाल बहुत पैसे वाला था। वो जल्दी ही सब्जी मंडी के नज़दीक ज़मीन खरीदकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल बना लेता है। मॉल बनने के बाद वो सभी दुकानदारों से कहता है, भाइयों, आप लोग यूं खुले में सब्जी क्यों बेचते हो? आप लोग मेरे मॉल में आइए, दुकानें लीजिए और वहाँ सब्जी बेचिए। अरे ना भैया ना, हम लोग तो खुले में ही ठीक हैं। खुले में ताज़ी हवा में ताज़ी सब्जियां बेचने का मज़ा ही कुछ अलग है लाला जी। रामदीन किशनलाल से कहता है, हाँ सेठ जी, हम लोग खुले में ही ठीक हैं। सालों साल से हम यहाँ ये काम कर रहे हैं। आप अपनी मॉल में कोई और चीज़ें बेचिए। किशनलाल दूसरे सब्जी वालों को लाकर अपने मॉल में सब्जियां बेचना शुरू करता है। अरे देखो भाइयों, इस व्यापारी ने तो सब्जियां बेचनी भी शुरू कर दी। ये किसी ना किसी तरह हमारा काम खत्म करना चाहता है, लेकिन हम लोग एक होकर रहेंगे और सब्जियां यहीं बेचेंगे। हाँ रामदीन भाई, तुम ठीक कहते हो, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। लेकिन कोई भी ग्राहक वहाँ पे सब्जी लेने नहीं जाता। ये देखकर किशनलाल को बहुत गुस्सा आता है और वो एक तरकीब निकालता है। रात में जब सब सब्जी वाले अपने अपने घरों में सो रहे थे, तो वो जेसीबी मशीन लाकर सब्जी मंडी वाली जगह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है। अब देखता हूँ कैसे बेचते हैं सब्जियाँ। अगले दिन सुबह जब सब सब्जी वाले वहाँ आते हैं तो गड्ढा देखकर परेशान हो जाते हैं। अरे ई का हो गया, अब हम कहाँ सब्जी बेचेंगे? अरे रामदीन भाई, कोई उपाय तो निकालो। भाइयों, आप लोग परेशान क्यों होते हो? गड्ढा है तो क्या हुआ, नीचे जगह तो है ना, हम लोग गड्ढे में ही सब्जी मंडी बना लेंगे। सभी सब्जी वाले मिलकर उस गड्ढे को समतल करते हैं और वहां उतरने के लिए सीढ़ियां बना लेते हैं और उस गड्ढे में सब्जियां बेचना शुरू करते हैं। और उनके ग्राहक फिर से वापस लौट आते हैं और उनका काम फिर से पहले की तरह चलने लगता है और वो गड्ढा एक भूमिगत सब्जी मंडी में बदल जाता है। सब लोग रामदीन की तारीफ करते हैं। अरे रामदीन भाई, हम लोग तो गड्ढा देखकर घबरा ही गए थे, लेकिन तुम्हारा ये भूमिगत सब्जी मंडी का आइडिया बहुत अच्छा है। भूमिगत सब्जी मंडी में तो हमारा कारोबार और भी बढ़ गया है। भूमिगत सोने का हैंडपंप। कानपुर नाम के एक शहर में कविता नाम का एक लड़ाकू औरत रहती थी। उसका एक बेटा था प्रमोद। कविता बहुत लालची थी, सोना और चांदी से बहुत लगाव थी। कविता चाहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी बड़े से घर में हो और दहेज में करोड़ों रुपया और ढेर सारा सोना गहने लाएं। और ऐसा ही उसने प्रमोद के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन प्रमोद कविता के पास आया। माँ, मैं अपनी मन की बात बोलना चाहता हूँ। मुझे मेरी क्लासमेट स्वप्ना से प्यार हो गया है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। कविता प्रमोद के सामने कुछ बोल नहीं सकी। अरे ठीक है बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। ऐसा प्रमोद स्वप्ना से शादी करके उसे घर लेके आता है। आओ बेटा आओ, मेरी तो किस्मत जाग उठी। आज सोने जैसा बहू आई है, फिर असली सोने की क्या जरूरत है। कविता के बातों को स्वप्ना और प्रमोद समझ न सके। जब प्रमोद घर में रहता था तभी कविता स्वप्ना को बहुत अच्छी तरह से देखने लगी। मिठाइयाँ खिलाती थी
और कुछ काम नहीं करने देती थी। लेकिन जब प्रमोद बाहर जाता था, स्वप्ना को बहुत तंग करती थी। खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी, गालियां देती थी और सोना लाने के लिए कोसती थी। हाँ, बदसूरत लड़की, मेरे बेटे को हड़प लिया है, अभी मेरे जायदाद को हड़प लेगी क्या? तुमको खाना देना भी बेकार है, मेरे सारे सपनों को नाश कर दिया है। मनहूस, चले जाओ यहाँ से, जाकर कहीं मर जाना। ये सारी बात स्वप्ना प्रमोद को बोलती है, लेकिन वह मानता नहीं है। मेरी माँ तुम्हें बेटी जैसी देख रही है, लेकिन तुम ये बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। ऐसा डांट कर चला जाता है। उस दिन शाम को आत्महत्या करने के लिए स्वप्ना जंगल की ओर चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ एक पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। लगता है मरना चाहती है, तभी तो इस जंगल में मेरे पास आई है। हाँ हाँ, मुझे मार दो, कम से कम मेरी सास से छुटकारा तो मिलेगी। अरे क्या हुआ बेटी, उम्र में छोटी हो, तुम्हें क्या तकलीफ है? स्वप्ना सारी बात बोलती है। तुरंत उस चुड़ैल ने स्वप्ना से कुछ बोलती है और एक जादुई हैंडपंप प्रकट हो जाता है। जब स्वप्ना उसको चलाई, उसमें से बहुत सारा सोना, जवाहरात और हीरा मोती आने लगते हैं। वो सब एक ट्रैक्टर में डालकर स्वप्ना घर आती है। इतने सारे सोना और गहने को देखकर कविता प्यार से बातें करने लगती है। अरे स्वप्ना, तुम तो साक्षात लक्ष्मी के रूप हो, तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। आइए माँ जी, ये सब आपके लिए ही है, आकर इन्हें पहनिए। जैसे ही कविता गहने पहनी, जादू से सारा सोना सांप और कीड़े मकोड़े में बदल जाते हैं और स्वप्ना उस चुड़ैल की तरह बदल जाती है। ये देखकर कविता वहां से भागने लगती है और फिर वापस नहीं आई। तब से स्वप्ना और प्रमोद शांति से जीने लगते हैं। भूमिगत सोने का अंडा। चमन लाल और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। अपनी छोटी छोटी बकरियों और मुर्गियों से वो बहुत प्यार करते थे। मुर्गियों के अंडे बेचकर, बकरियों का दूध बेचकर उनका गुजारा चलता था। मगर धीरे धीरे पैसे की कम आमदनी के कारण उनके सर पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था। चमन लाल की पत्नी एक दिन उससे कहती है, कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है जी। आज वो सुनार भी आया था, कह रहा था कि जो सोना गिरवी रखा है उसे जल्दी छुड़ाओ या फिर ब्याज समय पर दो। 6 महीने हो गए, ब्याज नहीं दिया है हमने, कहीं वो हमारा सारा सोना न रख ले, कुछ तो करो। चमनलाल बहुत सोचता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, तुम तो जानती ही हो काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है। क्यों ना हम कुछ मुर्गियों और बकरियों को बेचकर अपना कर्जा चुका दें। अगर इन्हें ही बेच दिया तो खाने का क्या खाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, कुछ सोचा भी है? उन दोनों की बातें बकरियां और मुर्गियां बहुत ध्यान से सुन रही थी। एक मुर्गी जहां बैठी हुई थी लगातार वहां पर खोदना शुरू करती है। अरे अरे, ये मुर्गी क्या कर रही है, क्या खोद रही है? काफी देर तक चमनलाल की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है और जाकर दोनों सो जाते हैं। मुर्गी मानने को तैयार ही नहीं थी। वो पूरी रात वहाँ खुदाई करती रही। सुबह जब चमनलाल और उसकी पत्नी बाहर आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे राम, अजी सुनते हो? देखो देखो, जहाँ पर मुर्गी कल रात से खुदाई कर रही थी वहाँ तो सोने के भूमिगत अंडे पड़े हैं। क्या कहा, सोने के अंडे? कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं, चलो मेरे साथ। दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और मुर्गी हंसते हुए उन अंडों की तरफ इशारा करती है। हाय राम, लगता है इसने हमारी दुख भरी कहानी सुन ली और एक उपाय निकाल लिया है। जल्दी इन सोने के अंडों को निकालो और सुनार के पास जाओ। चमनलाल अपनी पत्नी की बात मानता है। सोने के अंडे सुनार को देकर बहुत सारे पैसे ले आता है। पुराना सोना भी छुड़वा लेता है और नई मुर्गियां और बकरियां लाकर पालने लगता है। अब उनके दिन बदल गए थे, गरीबी दूर हो गई थी। वो मुर्गी जो हमेशा खुदाई कर रही होती थी,
उसने वो अंडे देकर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब वो केवल मुर्गी नहीं थी बल्कि घर का सदस्य थी। अरे मुर्गी, तुम तो भगवान का रूप हो, हमारे दिन बदल दिए। तुम्हारा एहसान इस जन्म में कैसे उतारेंगे। अब मुर्गी को हर कोई चाहने लगा। बकरियां, नई मुर्गियां और उसके सारी मुर्गियां साथी उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगे। अरे वाह मुर्गी, तुमने कमाल कर दिया। दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं देखो। ये हमारा इतना ख्याल रखते थे, हम तो इनके लिए कुछ नहीं कर सके, मगर तुमने ये जो भूमिगत अंडे इन्हें दिए हैं, ऐसा लगता है इस घर में खुशियाँ फिर से वापस लौट आई हैं। तुम्हारा हम सब की तरफ से शुक्रिया।